हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आरबीडी पाठशाला के अंदर। दोस्तों, आज अपन जो बात करेंगे वो 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे बात करेंगे, जो कि एक नई शुरुआत की जा रही है इस आरबीडी पाठशाला के डिजिटल मंच पे। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों ईडब्ल्यूएस आरक्षण इतने महत्वपूर्ण हो गए जो चर्चा में, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ ये अभी नहीं, आगे वाले 2 साल तक चर्चा में रहेंगे। जब चुनाव होंगे ना लोकसभा के, तब भी ये चर्चा में रहेंगे। अभी तो चर्चा में ही, लेकिन इसके आगे भी चर्चा में रहने वाले हैं। कैसे चर्चा में रहेंगे अभी अपन बात करेंगे। जितने भी राजनीतिक पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी एक चुनाव का, ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, देख लेना। और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे वो अपने इसको मुद्दा बनाएगी, कैसे इसको वो करेगी, तो वो सभी पे अपन बात करेंगे। मेरे साथ पीछे आप थाने में देख रहे हैं 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन जो चीफ जस्टिस थे 49वें चीफ जस्टिस अपने यूयू ललित, वह इसके पक्ष में नहीं थे कि इसको संवैधानिक घोषित किया जाए, इसके विपक्ष में थे इसको संवैधानिक घोषित नहीं किया जाए। तो विभिन्न न्यूज़पेपरों ने इसको कवर किया, जैसे गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण बरकरार की बात की गई। इसके अलावा हिंदुस्तान ने भी अपना इसको कवर किया, इस गरीब स्वर्णों का कोटा कायम रहेगा। दैनिक जागरण ने इसको किया। इसके अलावा द हिंदू ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन ए मेजोरिटी इसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में दे दी। इसके अलावा द इकोनॉमिक्स टाइम ने भी ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वह जारी रहेगा। इसके अलावा बात करें अपन हिंदुस्तान टाइम्स, इसने भी कहा सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड्स 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, जो कोटा है, कोटा लो 3/2, यानी 3 इसके पक्ष में थे, 2 इसके पक्ष में नहीं थे। क्या संवैधानिक पीठ होती है, क्या संवैधानिक पीठ नहीं होती है, और संवैधानिक पीठ किस प्रकार से स्थापित होती है। इन्होंने कई मुद्दे उठाए, जैसे इंदिरा साहनी वाद आ गया, जिसके अंदर 50% का आरक्षण कहा गया था, लेकिन अब 50% से ज्यादा चला गया। वर्तमान में ओबीसी को कितना आरक्षण है, एससी को कितना आरक्षण है, एसटी को कितना आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण है, बाकी कितना आरक्षण बचा हुआ, क्यों 50% की सीमा लांगी गई, इन सभी पे अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। 2019 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2019 में सर्वप्रथम लोकसभा के अंदर यह बिल लाया गया था, 103वां संविधान संशोधन, जो कि ईडब्ल्यूएस यानी जो बैकवर्ड एरिया जो शेड्यूल है उसके से संबंधित है। इकोनॉमिक्स बैकवर्ड जो इकोनॉमिक्स वर्कर जो शेड्यूल है उससे संबंधित है, इसका पूरा नाम, जो कि सवर्णों से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनको आरक्षण दिया गया था। इस बिल को सर्वप्रथम लोकसभा के अंदर, जिसे अपन जनता का सदन कहते हैं, उसके अंदर रखा गया। उसके अंदर 8 तारीख को रखा गया वीरेंद्र सिंह के द्वारा, लेकिन 9 तारीख को ये क्या हो गया था, पारित हो गया था। 8 तारीख 2019 को ये पारित हो गया। इसी बिल को पक्ष में 223 जो वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 3 वोट पड़े, क्योंकि कई सांसदों ने इसके अंदर भाग नहीं लिया। बिल्कुल जगदीश जाट, बिल्कुल आपको नमस्ते, जीतू, जय हिंद, ओमकार, बिल्कुल राम राम, राजवीर, विकास, ओमकार, अजय, मनीष, विकास, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, बात कर रहे थे अपन ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में। अब एक बात देखिए, कई सांसद सदन में हो रही वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया कि वो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके विपक्ष में मत नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब होता। यही तो राजनीति है। इनके पक्ष में तो वोट आ गए 323, लेकिन विपक्ष में 3 ही वोट पड़े। अब विपक्ष में 3 वोट उनके पड़े जिनके एरिया के अंदर इनकी संख्या कम है, इनका एरिया के अंदर इनकी वोट बैंक कम है। अगर उन 3 की बात करें, उसके अंदर जैसे डीएमके हो गया, लेफ्ट पार्टियां हो गई, आरजेडी हो गई, इस प्रकार की पार्टियों ने इसके विपक्ष में मत किया था, बाकी इसके पक्ष में पड़े थे। और आप सभी जानते हैं कि कोई लोकसभा से अगर कोई संशोधन पारित हो जाता है, लोकसभा से कोई बिल पारित हो जाता है, तो उसके बाद वो किस में जाता है? राज्यसभा में जाता है। तो लोकसभा के बाद क्या गया? ये राज्यसभा में गया। तो 9 जनवरी 2019 को बिल राज्यसभा से भी क्या हो गया? पारित हो गया। अब राज्यसभा से में तो 165 तो पक्ष में पटके और 7 सांसद इसके विपक्ष में थे, और कई सांसदों ने इसमें भी भाग नहीं लिया, क्योंकि अपन पढ़ते हैं लोकसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वह कितनी पढ़ते हैं? 545। वर्तमान में जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको हटा दो तो 343 तो ही ना, उनमें पूरे सदस्यों ने मत और थोड़ी दिया, पक्ष और विपक्ष में। कई लोगों ने क्या उसके पक्ष जो वोटिंग हो रही थी उसमें ही भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अपने आप को दूर रखा, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो सकता था। इसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में 245 सदस्य, लेकिन यहाँ पे आप 165 और 7 को जोड़ोगे तो 170 से ज्यादा ही हुआ है, 175 के आसपास ही हुआ है। जबकि सदस्य संख्या देखें तो अपन 245 है, लेकिन कई सांसद इससे दूर रहे, क्योंकि वो अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए
इसके बाद 12 जनवरी 2019 को भारत के जो राष्ट्रपति थे, अब वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, इससे पूर्व रामनाथ कोविंद जी थे। तो रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया था, इस पे हस्ताक्षर कर दिया था। यानी कोई भी बिल है 79 अगर आपको वो आर्टिकल देखोगे उसमें संसद का उल्लेख है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो लोकसभा से कोई पारित हो गया बिल, वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित हो गया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही वह कानून बनेगा। लेकिन आगे बात करें अपन 31 जनवरी 2019 को जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है भारत सरकार का, उसने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसके संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी आर्थिक आधार पर क्या दिए जाएंगे, 10% उनको कोटा दिया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस संशोधन से भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट अपन पढ़ते हैं उसके अंदर आर्टिकल 15 और 16 पढ़ते हैं, सामाजिक एवं नागरिक समानता आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 पढ़ते हैं अपन लोक नियोजन की समानता, उसके अंदर आर्टिकल 15(5) तक और 16(5) तक उल्लेख है। लेकिन अब 15(6) और 16(6) नए खंड जोड़ दिए। ये खंड जोड़कर क्या किया गया कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिए जाएंगे। पहले क्या था, अपने संविधान में उल्लेख क्या किया गया था कि शैक्षणिक और जो पिछड़ापन है सामाजिक दृष्टि से उनको आरक्षण दिया जाता था, लेकिन आर्थिक शब्द उल्लेख नहीं था। इसीलिए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के कई पक्ष में भी थे, कई विपक्ष में भी थे, कई मूल ढांचे का उल्लंघन भी बताया। तो इस सब के बारे में अपन बात करें तो आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है उनको 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, अब एक और शानदार से क्वेश्चन बनता है और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर 15(6) और 16(6) ये दोनों तो सर 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़े गए ना। बिल्कुल, ये 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2019 में जोड़े गए। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए दो, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी अपन फंडामेंटल राइट पे बात करते थे, उस टाइम में बात की थी। बिल्कुल, अजय ठाकुर आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी, आज पेपर है 2 बजे से भीलवाड़ा, मनीष दोबी बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका पेपर है आराम से धैर्य पूर्वक धैर्य बनाकर अपना पेपर दे। वापस लाइव है क्या, बिल्कुल। अनु चौधरी 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कहा था, उस पर सर जी ओबीसी वालों को वाला क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे, सारे मामले आएंगे भी, एससी ओबीसी सारे आरक्षण के सारी बात करेंगे अपन। क्यों वो खिलाफ थे, इसी कारण तो वो खिलाफ थे क्योंकि इनके अंदर ओबीसी एससी एसटी को शामिल नहीं किया गया था। और उनको क्यों शामिल नहीं किया गया था, इसके संदर्भ में भी अभी अपन बात करते हैं। फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में के अंदर क्या गया, ये मामला न्यायालय में गया। वहां के कुछ छात्रों ने क्या वहां पे जाके इसके संबंधी मामला दर्ज कराया कि ठीक है आप सवर्णों को क्या दे रहे हो, 10% आरक्षण दे रहे हो, लेकिन इसमें ओबीसी एससी एसटी को भी तो शामिल करो। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान तो कर रहे हो, ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एससी ओबीसी और एसटी को क्यों नहीं शामिल कर रहे हो, उनको भी तो शामिल क्यों करो। तो मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके अंदर यह याचिकाएं दर्ज की गई, उसके अंदर यह रीट दायर की गई छात्रों के द्वारा। कई छात्रों ने जाके उसमें रीट जारी की। उसके बाद अपन बात करें 8 फरवरी के संबंधी, तो 8 फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस संबंधी जो याचिकाएं हैं उनके संबंधी क्या किया, नोटिस सरकार को जारी किया। नोटिस का तात्पर्य हो गया कि सरकार को पूछा गया कि आपने ये जारी किया, कैसे जारी किया, किस प्रकार से जारी किया, तो उसके बाद संबंधी नोटिस जारी हो गया। फिर 8 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के जो 49वें चीफ जस्टिस थे, जो कि अभी वर्तमान में अपने कौन बन गए हैं, वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ बन गए हैं। तो उनसे पहले जो अपने थे यूए ललित साहब थे, जो कि अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो उन्होंने कि उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की क्या हुई, एक संवैधानिक पीठ स्थापित हुई। अब जो संवैधानिक पीठ स्थापित होती ना, उसके संदर्भ में बात करें अपन, एक बात यही क्लियर कर देता हूं क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पेपर बना था और सबसे शानदार प्रश्न बना था। जो संवैधानिक पीठ होती ना, संवैधानिक पीठ, ये जो संवैधानिक पीठ होती ना, ये हमेशा विषम संख्या में गठित होती है। संवैधानिक पीठ गठित हुई, ये हमेशा किस में गठित होगी, विषम संख्या में गठित होगी, यानी विषम संख्या के अंदर गठित होगी, विषम संख्या में गठित होगी। विषम संख्या में कैसे गठित होगी, जैसे एक की तो नहीं होगी, 3 हो गया विषम संख्या, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई और 15 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, इस प्रकार से गठित होगी। अब आपके दिमाग में एक शानदार सा प्रश्न आ रहा होगा कि सर ठीक है विषम संख्या में गठित होती है, तो सर विषम संख्या में गठित करने का कारण सम में क्यों नहीं करते, सम में कर देते। मान लो जैसे अभी 5 सदस्यों की गठित की गई, तो 5 का कितने से निर्णय है, 3 तो पक्ष में,
3 तो पक्ष में थे इसके और 2 विपक्ष में थे, 2 विपक्ष में थे। अगर यही 6 की गठित कर दी जाती तो 3 पक्ष में आ जाते और 3 ही विपक्ष में आ जाते, तो निर्णय थोड़ी हो पाता। तो निर्णय करने के लिए हमेशा ये विपक्ष में रहती है, एक तरफ ज्यादा वोट होगा, इसीलिए ये विषम संख्या में गठित की जाती है। 3-2 से निर्णय आया। अभी तक जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ स्थापित की गई है वह 13 की स्थापित की गई है, केशवानंद भारती। एक और बात, बहुत शानदार सा प्रश्न कि सर अगर ये निर्णय दिया गया 5 संवैधानिक पीठ से, ठीक है, लेकिन अगर इसको बदलना हो तो 7, 9, 11 या 13 की गठित होनी चाहिए। उस संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया ना, उससे बड़ी संख्या की संवैधानिक पीठ स्थापित होनी चाहिए। अगर उसके संबंधी को निर्णय बदलना हो, उसके संबंधी दोबारा निर्णय करना हो, तो 5 से बड़ी ही होनी चाहिए। आज न्यूज़पेपर पढ़ना में फर्स्ट ग्रेड हेडलाइन, आरक्षण से ही ओबीसी मजे करो अब। अच्छा, उस पर सारी बात करेंगे, अभी रुको, अभी अपन चल रहे हैं, चलते हुए करेंगे, एक साथ थोड़ी करेंगे। अपन ने 2019 से शुरुआत किया, 2022 तक आगे सभी को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये संवैधानिक पीठ के संबंधी फर्स्ट ग्रेड में एक शानदार सा प्रश्न बना था संवैधानिक पीठ संबंधी, उसमें संख्या सम लिख दी, 8 लिख दी। वहीं आपको क्वेश्चन क्या देते गलत कि सर 8 तो स्थापित होती नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना, कभी भी क्या नहीं होगी, सम में स्थापित नहीं होगी, विषम संख्या के अंदर ही संवैधानिक पीठ स्थापित होती है। लौटते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो 49वें अपने थे मुख्य न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की क्या हुई, संवैधानिक पीठ स्थापित हो गई। अब ठीक है, संवैधानिक पीठ स्थापित हो गई, कब हुई, 8 सितंबर 2022 को। समय बीतता गया, आगे आए कि पीठ पे 13 सितंबर 2022 को इस पे सुनवाई शुरू हो गई कि क्या मामला है, क्या आरक्षण किस आधार पे दिया गया, अगर कोई याचिका दायर कर रहा है छात्र तो वो किस आधार पे दायर कर रहा है, इन संबंधी क्या या शुरुआत हुई। तो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 27 सितंबर 2022 को इस निर्णय को सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित का तात्पर्य उन्होंने निर्णय कर लिया कि अपने को इसके संदर्भ में यह निर्णय देना है। सुरक्षित का तात्पर्य उसको निर्णय उस दिन नहीं सुनाया, यानी 27 सितंबर 2022 को अपना निर्णय नहीं सुनाया, उस दिन उसको सुरक्षित रख लिया कि हम आगे इसको सुना देंगे। कहीं नहीं सुनते कि अपन कई जगह कई बार न्यूज में आती है कि निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया। जैसे राम मंदिर के संबंधी भी मामला हुआ था ना, तो निर्णय को सुरक्षित रख लिया, फिर बाद में सुनाया गया था। देखिए आगे बढ़ते अपन, तो 7 नवंबर 2022 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी जो पीठ गठित की गई थी 5 जजों की, उसने 3-2 से निर्णय सुनाया और इस संविधान संशोधन को संवैधानिक बताया। क्या बताया, संवैधानिक बताया। नहीं, यह सही है, क्योंकि इसके पक्ष में 3 वोट थे, विपक्ष में 2 थे, यानी बहुमत के आधार पर इस पीठ ने अपना निर्णय दिया और इसको क्या समझाया, इसको संवैधानिक बता दिया कि यह आरक्षण बिल्कुल सही है, यह प्रावधान कर दिया गया। आगे अपन बढ़े तो इसका नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका पूरा नाम होता है ईडब्ल्यूएस का। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कौन कौन शामिल है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कौन कौन शामिल हो सकता है आर्थिक रूप से, जिसके परिवार की आय वार्षिक आय कितनी हो, 8 लाख से कम हो, जिसके पास 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय घर हो, जिसके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, जिसके पास 100 गज से कम अधिसूचित नगरपालिका में व 200 गज से कम गैर अधिसूचित नगरपालिका में प्लॉट हो। ये सभी किसके अंदर आएंगे, तो ये सभी ईडब्ल्यूएस के दायरे में आएंगे। तो इनको सभी को आप याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या हुआ कि इसको संवैधानिक ठहरा दिया, ठीक है। संवैधानिक ठहराने के बाद क्या हुआ कि संवैधानिक ठहराने के बाद की अब क्या स्थिति बनी, अब वर्तमान में 100% आरक्षण है। जबकि अपन इंदिरा साहनी वाद पढ़ते हैं, इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था, ओबीसी के संबंधी वह वाद आया था कि ओबीसी को आरक्षण प्रदान कर दिया गया था। तो ओबीसी संबंधी मामला गया, उसमें कहा गया कि ठीक है ओबीसी आरक्षण सही है, सही ठहराया गया उनको, लेकिन अब 50% का आरक्षण का दायरा होगा, 50% से ऊपर नहीं दे सकते। राजस्थान में भी तो हुआ ना इसके संबंधी आंदोलन किया गया था, उनको 5% आरक्षण प्रदान किया जा रहा था। तो वो आरक्षण जो 50% का दायरा ऊपर हो रहा था, उस संबंधी जिस प्रकार से उसी प्रकार का निर्णय इंदिरा साहनी वाद में दिया गया था। और इंदिरा साहनी वाद में 50% का क्राइटेरिया किया गया था, लेकिन वह भी अब टूट चुका है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया, उसके बाद 27% ओबीसी को दे दिया, 15% एससी को है, 7.5% एसटी को है और 40.5% सामान्य के रहा। लेकिन पहले ये क्या था, 50.5% था, लेकिन अब इसमें से 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया। तो अब 40.5% आरक्षण सभी के लिए है, जबकि बाकी सब क्या एक विशेष के लिए दे दिए गए। आगे अपन और बढ़ते हैं।
ये निम्न न्यायाधीश पीठ के सदस्य थे। भाई पीठ के सदस्य कौन कौन से न्यायाधीश थे उसके संबंधी बात करें तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थे जो इसके पक्ष में थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इसके पक्ष में थे, जस्टिस जे वी पारदीवाला थे वह भी इसके पक्ष में थे। लेकिन इसके विपक्ष में जो थे वह पूर्व जस्टिस यूयू ललित थे, जस्टिस रविंद्र एस भट्ट इसके विपक्ष में थे, इसके पक्ष में नहीं थे कि ये सही है। इसके बात करें इन्होंने क्या क्या कहा तो सबसे पहले बात करें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये कहते हैं कि ये 103वां जो संविधान संशोधन है ये सही है, ना ये मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। मूल ढांचे का अपन बात करते हैं, केशवानंद भारतीय मामला आया उसमें अपन को बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई तो वही कहते हैं कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते, सरकार गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करे। गरीब वर्ग का मतलब हो गया आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है जो कि सही है। यह सरकार क्या कर रही है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी कहते हैं कि केवल आर्थिक आधार पर दिया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता बल्कि कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है। यह भी इसके पक्ष में थे। इसके अलावा बात करें जस्टिस जे बी पारदीवाला, ये कहते हैं कि 103वां जो संशोधन है वह जाति आधारित कोटा को समाप्त करने की दिशा में कदम है, क्योंकि ये तो आर्थिक आधार पर प्रदान किया गया है, जाति आधार पर थोड़ी है। जैसे ओबीसी एससी एसटी ये प्रदान किया गया तो जाति आधार पर, लेकिन ये जाति को खत्म करने का क्या कार्य कर रहा है। अगर आप कई एग्जाम दोगे सिविल के इनमें तो इसमें इस प्रकार का सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है कि निम्न में से किसने जाति आधारित कोटा समाप्त करने के बाद 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की थी, तो वह जे बी पारदीवाला ने की थी। सामाजिक आर्थिक असमानता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि आरक्षण अनंत काल तक नहीं है, यानी लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, इनका भी एक समय होना चाहिए। जब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वह भी अनंत काल तक के समर्थन में नहीं थे। तो बात करें यह 50% आरक्षण प्रावधान का भी उल्लंघन नहीं करता, जबकि इंदिरा साहनीवाद में 50% की बात की गई और ये कह रहे हैं 50% का उल्लंघन भी नहीं करते। अब क्यों नहीं करते उस पर आगे अपन और बात करेंगे। इसके विपक्ष में बात करें जैसे यूयू ललित, उदय उमेश ललित जो अपन पूरा नाम पढ़ते हैं चीफ जस्टिस का, इन्होंने जो रविंद्र एस भट्ट ने जो निर्णय दिया उसके पक्ष में थे। अब रविंद्र एस भट्ट ने कहा कि एक तो ये असंवैधानिक है, मूल ढांचे का उल्लंघन बताया, साथ ही इसको भेदभाव वाला बताया। भेदभाव वाला क्यों बताया? भेदभाव वाला इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर है ओबीसी एससी एसटी इन तीनों को आर्थिक आधार पर प्रदान नहीं किया गया, उनको तो प्रदान अलग से प्रदान कर रखा है, लेकिन इसमें केवल क्या सवर्णों को ही शामिल किया गया है, जो कि एक निर्धारित किया गया कि इनको आर्थिक आधार पे कमजोर माना जाएगा, तो इनको शामिल नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने भेदभाव का बताया। केशवानंद भारती मामला, यह महत्वपूर्ण वाद है। क्यों वाद है? क्योंकि इसके अंदर 1973 24 अप्रैल 1973 में इसका निर्णय आया था। इस निर्णय के अंदर मूल ढांचे का प्रावधान किया गया था। ज्यादा मामले जा रहे थे, सरकार किसी में भी संशोधन कर देती थी, पहले की बात करें अपन 1973 से पहले की, और फिर वाद जाते रहते थे न्यायालय के अंदर कि ये सही है कि नहीं है। तो इस वाद के अंदर 13 जजों की पीठ स्थापित की गई थी। अब तक की सबसे बड़ी पीठ स्थापित अपने संविधान सभा में गठित की गई थी। तो संविधान सभा की पीठ 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी, जिसने 7-6 से निर्णय दिया है। 7-6 से निर्णय देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है कि संसद संविधान में सारे में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, उसकी जो भावना थी, उसकी जो चाहती थी मतलब आगे आने वाले समय इस प्रकार कार्य, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल भावना थी वह नष्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कहीं भी कुछ भी परिवर्तन करो, तो क्या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और बेसिक स्ट्रक्चर बताया। बाद में सरकार ने कहा कि आप बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो न्यायालय ने कहा समय समय पर हमें बेसिक स्ट्रक्चर बताते रहेंगे। एक और मामला था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 का था, जब ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद का यह मामला था। यह मामला गया, इस मामले में किस बात की गई कि ओबीसी आरक्षण को सही बताया कि सही है ओबीसी आरक्षण, लेकिन अधिकतम 50% निर्धारित कर दिया, यानी 50% का क्राइटेरिया। लेकिन अभी अपन ने बात की कि 50% का जो उल्लंघन भी नहीं करता है, ये बात की थी एक न्यायाधीश ने, अभी अपन ने बात की। तो वह कहता है कि 50% का इसलिए उल्लंघन नहीं करता कि ये सिम बांधा हुआ नहीं है, ये नहीं कि ये 50% रहेगा ही, ये एक अनिर्धारित है, ये निर्धारित नहीं किया हुआ, यानी यह
पूरी तरह से ये बाध्य नहीं किया हुआ कि 50% का कभी नहीं करोगे, ये एक अस्थायी है, इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। इस बात कौन समय की गई, तो इंदिरा साहनी बात का जो 50% है इसके बारे में। तो ये सभी था 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किसको कितना आरक्षण प्रदान है वर्तमान में, किस आधार पर इसको सही बताया गया। संविधान के अंदर अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए अपने संविधान के अंदर, एक नया और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो आप सभी इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, बस इस प्रकार सेशन अपन लाते रहेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि और बेटर से बेटर अपन इस प्रकार सेशन लाए जाएंगे और करंट के इस प्रकार के मुद्दे होंगे उस पर बात करेंगे। अब एक और आपका क्वेश्चन आखिरी रह गया होगा कि सर आप बता रहे थे चुनावी मुद्दे इसलिए बनेंगे क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में वो तो कहेगी हमें आरक्षण प्रदान कर दिया आर्थिक आधार पर, जो विपक्ष में होगी वो ये बात तो कहेगी ना कि देखो इन्होंने सबको शामिल नहीं किया, SC ST OBC को तो शामिल करना चाहिए, ये क्या कमजोर नहीं है, इनको भी तो आर्थिक आधार पर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दे भी अब बनेंगे क्योंकि उनको शामिल इसके अंदर नहीं किया गया, आर्थिक आधार पर कमजोर SC ST और OBC को शामिल नहीं किया गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, इसी प्रकार से सेशन अपन लाते रहेंगे।